हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो इसमें बेसिक कंसेप्ट यूज होंगे, जो फार्मूले यूज होंगे, उनको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जिससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट जो कंसेप्ट है प्योर रेजिस्टिव सर्किट का केस है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट आपकी इस तरह से बनती है, ठीक है ना। इसे आप लोग थ्योरी में कर चुके हो। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस आर है, इनपुट वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज दो तरह से राइट किया जा सकता है। एक तो V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी की फॉर्म में। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो इस तरह से वोल्टेज गिवन है, V इक्वल टू 311 साइन 314 टी। ठीक है, तो यहां पे देखो जो Vm है, Vm के स्थान पे क्या 311 आ रहा है और ओमेगा के स्थान पे 314 आ रहा है। मान लो इस तरह से वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है। यहां से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। एक तो पीक वोल्टेज Vm मिल जाएगा 311, ठीक है, और यहां से ओमेगा की वैल्यू मिलेगी 314। ठीक है, ये आपको मिलेगी पहला वाला केस। सेकेंड आपका हो सकता है कि इक्वेशन की फॉर्म में न दे करके कुछ ऐसा दिया हो, यहां वोल्टेज की वैल्यू दिया हो और फ्रीक्वेंसी दिया हो, लाइक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इस तरह से गिवन हो। ठीक है, अगर इस तरह से अप्लाइड वोल्टेज है तो यहां पे जो 220 वोल्ट है ये पीक वोल्टेज नहीं होगा, ये आरएमएस वैल्यू होगा। क्या होगा? आरएमएस वैल्यू। दैट मीन्स VRMS इक्वल टू 220 वोल्ट। और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है F 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज गिवन होता है वो डिसाइड नहीं कर पाते कि ये वोल्टेज VRMS है या Vm है। ठीक है, तो यहां से आपको इजीली क्लियर हो पाएगा कि Vm कौन सी वैल्यू होगी और VRMS वैल्यू कौन सी होगी। इस तरह से अगर मेंशन नहीं किया, न्यूमेरिकल अगर मेंशन किया है कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज दिस, मान लो जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है उसकी पीक वैल्यू गिवन है, ऐसा बोला जा रहा है, तो उस केस में पीक वैल्यू लोगे। अगर नहीं बोला जा रहा, सिंपली बोला जा रहा है कि अप्लाइड वोल्टेज आपका ये है, ठीक है, एसी वोल्टेज या ये है, तो इस केस में आप डिसाइड इनके बेसिस पे करोगे। क्लियर है? अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा। एक तो इसमें जो करंट की वैल्यू आई फ्लो हो रही है, आपसे पूछा जाएगा कि आरएमएस करंट की वैल्यू बताओ, आरएमएस करंट की वैल्यू बताओ, IRMS। ठीक है, ये पूछा जाएगा। तो IRMS हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप जानते हो I इक्वल टू क्या होता है? V डिवाइडेड बाई R होता है। ठीक है, तो ये IRMS हमें कैलकुलेट करना है तो V क्या होना चाहिए? RMS होना चाहिए। ठीक है, तो VRMS बाई IR, IRMS इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई R। इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। पहली बात ये पूछा जा सकता है। दूसरी बात क्या पूछा जा सकता है कि एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर कितना कंज्यूम होगा। एवरेज पावर दैट मीन्स पावर बोलेगा, पावर इक्वल टू क्या होगा? VRMS इंटू IRMS। इस फार्मूले का यूज कर लेंगे पावर के लिए। ठीक है, आपसे बोला जाता है कि पीक करंट की वैल्यू बताओ, पीक करंट की वैल्यू बताओ। पीक करंट क्या होगा? IM होगा। ठीक है, अगर आपने IRMS कैलकुलेट कर लिया है तो IM क्या हो जाएगा? √2 IRMS हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप तो डेरिवेशन इसका कर चुके हो। IRMS क्या होता है? IM बाई √2 होता है। तो इसकी हेल्प से IRMS हमें पता चल चुका है तो IM कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, √2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही VRMS का मान लो आपसे पूछ लेता है कि पीक वोल्टेज बताओ। पीक वोल्टेज क्या होगा? IM इक्वल टू, जैसे करंट IM इक्वल टू √2 IRMS, इसी तरह से पीक वोल्टेज क्या होगा? √2 VRMS हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ है जो आपसे क्वेश्चन में पुटअप किए जा सकते हैं अगर आपका रजिस्टिव सर्किट है तो।
ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो यहीं पे इसको मैं क्या करता हूं, चल यहां पे, ठीक है। अब सेकंड केस हो सकता है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट न दे करके इंडक्टिव सर्किट गिवन हो, इंडक्टिव सर्किट गिवन हो कि प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, और इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, एल है। वोल्टेज यही दो फॉर्म हो सकते हैं, तो यहां पे आपका जो भी वोल्टेज गिवन है, मान लो कि एग्जांपल मैं समझा देता हूं, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, इस तरह से वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है। ये आपका VRMS है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस केस में क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है, तो एक तो आपसे पूछा जाएगा कि VRMS की वैल्यू बताओ, पहला VRMS की वैल्यू बताओ कि ये वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है प्योर इंडक्टिव सर्किट के क्रॉस, तो VRMS बताओ। VRMS क्या होगा, VRMS क्या होगा, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये वोल्टेज VRMS हो जाएगा 220 वोल्ट, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि IRMS बताओ, IRMS बताओ, तो IRMS क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब वही IRMS क्या होता है, VRMS बाई R होता है, यहां तो R है नहीं, तो क्या करोगे, तो यहां पर स्टूडेंट्स प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में R के स्थान पे XL आ जाता है। अब XL क्या है, तो XL को समझ लेते हैं। XL होता है आपका 2 पाई FL, ये कर चुके हो, ठीक है। तो यहां से XL की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे पहले, XL इक्वल टू 2 पाई FL की हेल्प से, फिर यहां पे पुट करके IRMS की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चौथी बात क्या पूछी जा सकती है, बोला जाएगा कंप्लीट साइकिल में पावर एब्जॉर्ब कितना होगा, तो आप कर चुके हो कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो पावर इक्वल टू 0 होता है, कोई भी पावर एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको समझ लो। P इक्वल टू क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई, ठीक है, ये फॉर्मूला है पावर का। अब प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज और करंट एक दूसरे से क्या होते हैं, 90 डिग्री के फेज डिफरेंस में होते हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है 90 डिग्री, ये VL हो जाएगा, ये आपका I हो जाएगा करंट। ये 90 डिग्री करंट जो है लैग करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, मतलब 90 डिग्री पीछे चलता है, ठीक है। ऐसे समझ लो, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना, तो 90 डिग्री लैग करेगा। अब ये जो 90 डिग्री है दोनों के बीच, वो फाई की वैल्यू है, तो cos फाई के स्थान पर 90 पुट कर दो, cos 90 0 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होगी ना भाई। फाई वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री का एंगल दिख रहा, तो VRMS IRMS cos 90 की वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो पूरी वैल्यू 0 कर देगा। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में पावर एब्जॉर्ब कितना होता है, 0 होता है, माइंड में बैठा लो, ठीक है। और इसे भी बैठा लो, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में करंट लैग करता है या लीड करता है वोल्टेज से, तो बताओगे फटाफट, करंट क्या करता है, लैग करता है, कितने एंगल से, 90 डिग्री एंगल से। प्योर इंडक्टिव सर्किट केस के लिए इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बातें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए थर्ड केस देख लेते हैं फटाफट। ये हेल्प करेगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसे नोट कर लें, ठीक है। थर्ड ऐसा हो सकता है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट, मान लो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है और इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, एसी वोल्टेज, ठीक है, और 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज अप्लाई किया जा रहा, करंट आई फ्लो होगा, ठीक है। तो इस केस में वही आपसे पूछा जा सकता है VRMS की वैल्यू क्या होगी, इस केस में भी VRMS क्या होगा, आप समझ में आ गया होगा। जो अप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट,
आई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस तो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई, ये कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस तो है नहीं, वहां इंडक्टर था तो एक्सएल आ गया, यहां कैपेसिटर है तो एक्सी आएगा। ये क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जानते हो थ्योरी में पढ़ चुके, ठीक है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो आईआरएमएस फाइंड आउट करने के लिए हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सी, इसको कैलकुलेट करोगे, एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/ω/c होता है, या 1/2πfc, इस फार्मूले का यूज करेंगे। सी कैपेसिटर की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है, पाई की वैल्यू आप जानते हो, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, सी कैपेसिटर हो गया, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है इसमें, पावर एब्जॉर्ब पूछा जा सकता है, पावर एब्जॉर्ब करना होगा। तो स्टूडेंट्स प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में पावर एब्जॉर्ब क्या होता है, 0 होता है। अब इसको कैसे समझोगे, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में क्या होता है, आपका वोल्टेज जो होता है लैग क्या करता है, वोल्टेज इस केस में लैग करता है। तो इसको इस तरह से बना लो, इधर करंट है 90 डिग्री, वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है करंट से, करंट आगे आगे चलेगी, वोल्टेज पीछे पीछे चलेगा, ठीक है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के बीच। तो अगेन इसी फार्मूले से पावर आप जानते हो क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, फाई की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, दोनों के बीच फेज एंगल है। तो यहां से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में पावर एब्जॉर्ब क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो होगी उसमें पावर एब्जॉर्ब कितना होगा, ठीक है, पावर एब्जॉर्ब होगा क्या, कुछ भी नहीं, पावर एब्जॉर्ब होगा 0 वैल्यू होती है। तो ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं इस सर्किट केस के लिए, ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट्स डिफरेंट सर्किट आएंगे, एक सर्किट और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लिया जाता है, मान लो फोर्थ केस आरएल सर्किट है, क्या है, आरएल सर्किट है, ठीक है। इसके क्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, ये आर है, ये एल है, ठीक है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सर्किट का इंपीडेंस बताओ, इंपीडेंस नया बढ़ा गया है कि नहीं। इंपीडेंस क्या होता है इस केस में, इंपीडेंस को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस आ गया और इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया, इनके स्क्वायर को ऐड करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे तो इंपीडेंस हमें मिल जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। सेकंड आईआरएमएस पूछा जा सकता है, आईआरएमएस, आईआरएमएस क्या होगा, वीआरएमएस। अब देखो यहां पर ना तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ना तो प्योर इंडक्टिव है, ना तो प्योर कैपेसिटिव है, आरएल है, कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर जो आर के स्थान पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, जेड की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लोगे तो आईआरएमएस कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। ये वीआरएमएस आपका है, ठीक है। अगर आपसे पावर एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है, पावर एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है तो P इक्वल टू क्या होता है, वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस इंटू कॉस फाई। इस केस में कॉस फाई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो यहां से हम मतलब इन फार्मूले का यूज करके जो क्वेश्चन पुट अप जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है ना। कुछ कंसेप्ट आएंगे तो वहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। रब कर दें, नोट कर लीजिए। एक बात और बता देता हूं यहाँ पे एक सर्किट केस के लिए, ठीक है ना, इसे भी फटाफट समझ लो। आरएलसी सर्किट मतलब अगर सर्किट में तीनों चीजें कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये है केस, ऐसा है आर एल सी, ठीक है। तो इस वाले केस में जो इंपीडेंस होगा जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स एल एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखो एक्सएल या तो एक्सएल माइनस एक्सी होगा, एक्सी माइनस एक्सएल होगा, डिपेंड करेगा विच वैल्यू इज ग्रेटर। अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है तो हम ये यूज कर सकते हैं, या आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। इस केस में क्या है, अगर आपका एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है तो, ठीक है ना। दो केस, एक थर्ड केस स्टूडेंट्स आता है, थर्ड केस आता है, ये हमने दो केस आपको बता दिया, जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। थर्ड केस में क्या है कि जब आपका एक्सी एक्सएल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये केस होता है रिजोनेंस का होता है केस, क्या होता है, रिजोनेंस केस होता है, ठीक है। इस केस में इंपीडेंस मिनिमम होता है जेड इक्वल टू आर, ठीक है। तो अगर कहीं रिजोनेंस केस बोला जा रहा है, रिजोनेंस का केस बोला जा रहा है, दैट मीन्स उस वाले केस में आपको क्या करना होगा, एक्सी इक्वल टू एक्सएल, एक्सी इक्वल टू एक्सएल बताना होगा, और एक्सी इक्वल टू एक्सएल की हेल्प से आपको फार्मूला मिलता है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, या आपका फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 1/2π√LC। ये आपका होता है क्या, रिजोनेंस का केस, अगर RLC सर्किट गिवन है तो। देखो रिजोनेंस कंडीशन एग्जिस्ट तभी करता है जब सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। इनमें से कोई एक एब्सेंट होगा तो रिजोनेंस कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये माइंड में सेट कर लो। रिजोनेंस कंडीशन एग्जिस्ट तभी करती है जब सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर इनमें से कोई एक प्रेजेंट नहीं है तो रिजोनेंस का कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये माइंड में सेट कर लो, ठीक है। बात समझ में आई, क्योंकि क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। मान लो आरएल सर्किट गिवन है, आपसे रिजोनेंस की बात कर रहा है, आरएल सर्किट में रिजोनेंस की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो हम क्यों रिजोनेंस की बात करें, ठीक है। रिजोनेंस कंडीशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका सर्किट में एल और सी दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, इतनी बातें समझ में आ गई हैं, तो अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, इतनी बातें जो बताई गई हैं माइंड में रखना है, ये काफी हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन नंबर 7.1, ठीक है। ये क्या है, देखो मैं तो बुक से क्वेश्चन रीड करूंगा, आप लोग भी बुक ओपन कर लें। हमारे पास जो बुक है न्यू बुक है, ठीक है। इसमें टोटल जो है 8 क्वेश्चन हैं न्यू बुक में, जो अपडेटेड बुक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, ठीक है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, और सेकेंड में व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। तो फटाफट देखो, 7.1 में दे रखा है कि 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 100 ओम, और इसके क्रॉस वोल्टेज सप्लाई जो कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि आरएमएस करंट की वैल्यू बताओ, ठीक है। और सेकंड में पावर कंज्यूम पूछा जा रहा है, सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि पावर कंज्यूम कितना होगा। ये दो बातें पूछी जा रही हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें देखो IRMS, फटाफट आप लोग बताओ IRMS कैसे कैलकुलेट होगा। तो IRMS इक्वल टू क्या होगा, VRMS डिवाइडेड बाई प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, R आ जाएगा,
ठीक है, Vrms क्या होगा, यही वोल्ट 220 वोल्ट, 220 डिवाइडेड बाई आर कितना है 100 है। ठीक है, फटाफट कट कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, 22 डिवाइडेड बाई 10, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2.2 एम्पियर। ये आपका IRMS आ गया। पावर कंज्यूम की बात करें बी पार्ट, तो पावर P इक्वल टू क्या होगा, Vrms इंटू IRMS, प्योर रेजिस्टिव सर्किट केस के लिए। देखो IRMS हमने कैलकुलेट कर लिया, Vrms गिवन है 220 वोल्ट ना, पुट कर दो, Vrms कितना है 220 मल्टीप्लाई IRMS 2.2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे 22 का 2.2 के साथ, ठीक है, तो आ जाएगा 484, इतना ये क्या होगा पावर है तो वाट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लें, रब कर दिया जाए। आसान लगा ना, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा, अब आपको फटाफट जो आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 7.2। देखो 7.2 रीड करो, बुक आप लोग भी ओपन कर लो। द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द RMS वोल्टेज। और सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक करंट। ओके, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट। पीक वोल्टेज दे रखा है, पीक वोल्टेज दैट मीन्स VM की वैल्यू गिवन है, कितना 300 वोल्ट। क्या पूछा जा रहा है, Vrms RMS वोल्टेज पूछा जा रहा है, Vrms पूछा जा रहा है आपसे, Vrms आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो Vrms क्या हो जाएगा, Vrms क्या होगा स्टूडेंट्स, तो Vrms हो जाएगा Vm/√2, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आ जाएगा। देखो Vm/√2 को अगर 1/√2 से डिवाइड करते हो तो आता है 0.707 Vm। अगर ये याद है तो इसका डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 Vm, तो यहां पर हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो 0.707 इंटू Vm, Vm गिवन है 300, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, 3 7 21, ठीक है, 2 जीरो लगा दो, और यहां पे 1 2 3 डिजिट बाद 1 2 3 बार पॉइंट लगा दो, कितना जाएगा 212.1, इतना वोल्ट। भाई सिंपली हमने क्या किया, मल्टीप्लाई ये तो किया है, 3 का 707 में मल्टीप्लाई, अभी पॉइंट बोल जाओ, 3 का 707 में मल्टीप्लाई करो, 3 7 21, 3 7 21 आ गया, 2 जीरो लगा दो, ठीक है। आप पॉइंट को देखो, पॉइंट के राइट साइड में 1 2 3 डिजिट है, इधर से 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए Vrms हो गया। देखो बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा, बी पार्ट में दे रखा द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर, इसमें दे रखा IRMS 10 एम्पियर। तो पीक, व्हाट इज द पीक करंट, पीक करंट दैट मीन्स IM पूछा जा रहा, IM पूछा जा रहा, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा रहा। IM क्या होगा, IM क्या होगा बताओ, IM इक्वल टू होगा, जैसे Vrms इक्वल टू Vm/√2 है ना, तो Vm इक्वल टू क्या होगा √2 इंटू IRMS ना, ऐसे ही IM क्या हो जाएगा, IM हो जाएगा IRMS इंटू √2, ठीक है। ऊपर सॉल्व करते हैं, तो IM इक्वल टू IRMS की वैल्यू गिवन है 10 मल्टीप्लाई √2 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1.414, ये वैल्यू याद रख सकते हो तो याद रखो,
मुझे याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट राइट कर दिया। ठीक है, 10 का अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 14.14, इतना एम्पियर पीक करंट आई है। ठीक है, देखो आसान है, सिंपल है, जो फॉर्मूले बताया तो वही यूजुअल है। ठीक है ना, नोट कर लें। रब कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें 7.3। सेवन पॉइंट थ्री क्या है? A 44 मिली हेनरी connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 44 मिली हेनरी इंडक्टर दे रखा है, तो यहाँ पे इंडक्टर बना लेते हैं 44 मिली हेनरी। ठीक है, और इसके क्रॉस एसी वोल्टेज कनेक्ट किया जा रहा है कितना? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये कनेक्ट किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो गिवन क्या है, एक तो वीआरएमएस गिवन है, वीआरएमएस कितना? 220 वोल्ट। क्लियर? ये क्या है? इंडक्टर है एल 44 मिली हेनरी, इसको हेनरी में कन्वर्ट कर लो तो 44 मल्टीप्लाई 10⁻³ हेनरी। ठीक है, तो क्या किया जाए अभी? देखो आईआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? वीआरएमएस बाई एक्सएल होता है। तो सबसे पहले एक्सएल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सएल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो समझो, पहले आईआरएमएस फाइंड आउट करना ना। आईआरएमएस क्या होता है? आईआरएमएस होता है वीआरएमएस डिवाइडेड बाई एक्सएल ना, और एक्सएल क्या होता है? वीआरएमएस डिवाइडेड बाई एक्सएल होता है 2πfl। ठीक है, ये होता है। जो वैल्यू गिवन है पुट कर दो। कर दिया जाए। चलिए वीआरएमएस कितना है? आईआरएमएस अभी तो जस्ट फॉर्मूला हमने राइट किया है। ठीक है ना, वीआरएमएस की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट, 220 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 50 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी है? 44 इंटू 10⁻³ ठीक है, यह इसको देखो 7 नीचे है तो 220 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर कर देते हैं 220 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई, और 10⁻³ नीचे दिख रहा है तो इसे चाहो तो ऊपर लेके चले जाओ, इंटू 10⁻³ आ जाएगा। नीचे बचा 2 इंटू 22 इंटू 50 इंटू 44। 22 से 220 को कट कर दो, 10 आ जाएगा। ठीक है, और 10 से 50 कट कर दो, 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या है? 7, और ये आपका है 10⁻³ को हम क्या करें? ऐसे राइट कर सकते हैं 7000 डिवाइडेड बाई 5 टू 10 मल्टीप्लाई 44। ठीक है, एक 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 44। ठीक है, 4 से कट करते हैं, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, 4 11 44 होता है। 4 से इसको कट कर दो, 4 1 4 30, 4 7 28 ना, और 4 5 20, ये आ जाएगा 175/11। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो,
11 से 175 को 11 से 175 को डिवाइड करो, 11 बन जा 11 आएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 11 5 जा 55 01.0, 11 9 जा, ये आपका जाएगा 15.9 एम्पियर के आसपास IRMS। इस तरह से देखो, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होता है इस चैप्टर में, कैलकुलेशन पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, यहाँ पे हमने इसीलिए कैलकुलेट कर दिखाया किस तरह से आप कर सकते हो। तो IRMS की वैल्यू आ गई 15.9 एम्पियर। ठीक है, इसे नोट कर लो। और कुछ पूछा था इसमें? चल, तब कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.4। देखो 7.4 क्या है? A 60 microfarad capacitor is connected to a 110 volt 60 hertz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. अब इसमें देखो क्या है, कैपेसिटिव सर्किट दे रखा है, एक 60 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। कितना है? 60 माइक्रोफैरेड। म्यू माइक्रो होता है, ठीक है ना, और इसके क्रॉस एसी सप्लाई कनेक्ट किया जा रहा। कितना कनेक्ट किया जा रहा? 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की सप्लाई कनेक्ट किया जा रहा। ठीक है, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है सप्लाई डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। IRMS आपसे पूछा जा रहा, ये पूछा जा रहा है, इसे आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें गिवन क्या है। एक तो गिवन है VRMS 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी की गिवन है 60 हर्ट्ज, और ये C की वैल्यू है C इक्वल टू 60 माइक्रो फैरेड। इसको राइट कर सकते हो 60 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, तो IRMS फाइंड आउट करना, तो IRMS इक्वल टू क्या होता है? VRMS डिवाइडेड बाई XC। बताया था कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, R के स्थान पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाता है XC। यहां पे VRMS XC कैलकुलेट करना होगा, तो XC इक्वल टू क्या होता है? 1/ωc होता है, 1/ωc होता है। ठीक है, ωc दैट मीन्स 1/2πfc होता है। ठीक है, XC इक्वल टू क्या होता है? 1/2πfc होता है। यहां अलग कर देता हूं, XC आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, XC इक्वल टू 1/2πfc। ठीक है, अब देखो 2πfc नीचे है, VRMS के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो VRMS इंटू 2πfc आ जाएगा। अब वैल्यू कर देते हैं, तो VRMS कितना है? 110 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, और C की वैल्यू कितना है? C की वैल्यू है 60 इंटू 10⁻⁻6। अब आपको सीधे मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग कैलकुलेट करिएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2.49 एम्पियर। ठीक है, 2.49 एम्पियर आपका आ जाएगा जब आप कैलकुलेट इसे करोगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लेना।
नोट कर लें। सब कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.5। देखो 7.5 क्या है। इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब by each circuit over a complete cycle, explain your answer। तो 7.5 में पावर एब्जॉर्ब पूछा जा रहा है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 7.3 और 7.4 किया है। तो देखो पहला 7.3 क्या था। 7.3 था इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। इसमें दिया था 44 मिली हेनरी, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पावर एब्जॉर्ब कितना होगा वो पूछा जा रहा है। तो पावर एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, P इक्वल टू होता है VRMS इंटू IRMS cos फाई। अब यहां देखो ये आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में फाई की वैल्यू क्या होती है। फाई की वैल्यू होती है 90 डिग्री, ठीक है, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। फाई कितना होगा 90 डिग्री होगा, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो यहां पे अगर फाई वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां cos फाई की वैल्यू पुट करोगे तो पूरा 0 नहीं हो जाएगा, पावर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इन प्योर इंडक्टिव सर्किट नेट पावर एब्जॉर्ब इज 0। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट नेट पावर एब्जॉर्ब इज 0, ठीक है। नेट पावर एब्जॉर्ब बोला या इनकम्प्लीट होल साइकिल बोलो 0 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही सेकेंड जो आपका 7.4 क्वेश्चन है, सेकेंड वाला, ये कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है। और इसमें दे रखा है 60 माइक्रोफैरेड का ना, 60 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और इसके क्रॉस वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया गया है 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की सप्लाई, ठीक है। तो इसमें भी होल साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में पावर एब्जॉर्ब पूछा जा रहा है। तो पावर इस वाले केस में भी पावर का फॉर्मूला होगा VRMS इंटू IRMS cos फाई, ठीक है। देखो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में भी जो फेज एंगल फाई की वैल्यू होती है वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का होता है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है बाई 90 डिग्री। और इस वाले केस में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है बाई 90 डिग्री। ये VL होगा, ये आपका I होगा, ये I है, ये VC है 90 डिग्री। दैट मीन्स इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, फेज एंगल बिटवीन V एंड I क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब फाई की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। cos 90 0 होगा, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो P क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो नेट पावर एब्जॉर्ब, नेट पावर एब्जॉर्ब इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट
जीरो। देखो प्योर नेट पावर एब्जॉर्ब इन प्योर कैपेसिटर सर्किट या इन होल कंप्लीट साइकिल, ठीक है, क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। ये पूछा जा रहा है कि इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय ईच सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर watching my this video students, thank you very much, thank you very much।